फंडामेंटल राइट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 34 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 34 इज अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। तो चलिए आर्टिकल 34 को हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिकल 24? आर्टिकल 34 empower parliament to restrict or suspend fundamental rights in any area of India where martial law is in force in order to maintain public order and national security। इसका अर्थ है आर्टिकल 34 हमारी संसद को, हमारी पार्लियामेंट को पावर देता है टू रिस्ट्रिक्ट और सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड किया जाता है कहां पे? इन एनी एरिया ऑफ इंडिया वेयर मार्शल लॉ इज इन फोर्स, कि जहां पे मार्शल लॉ इन फोर्स है, वहां कोई भी भाग होगा भारत में, वहां पे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड कर सकता है। और इसका पर्पस है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये बात आर्टिकल 34 कहता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की तो बात करता है, लेकिन मार्शल लॉ इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कहीं पे भी मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट रिफर्स टू सिचुएशन। मार्शल लॉ उस सिचुएशन को कहते हैं जहां पर वेयर मिलिट्री अथॉरिटी टेम्पररीली टेक ओवर सिविलियन फंक्शंस, के मिलिट्री अथॉरिटी जो है, जो आर्मी है, वो कुछ समय के लिए सिविलियन फंक्शंस को उस एरिया में अपने अंदर ले लेती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। के कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जब होता है किसी एरिया में, तो उस टाइम पे उस एरिया को मिलिट्री को सौंप दिया जाता है। मिलिट्री वहां पे सारे फंक्शन को कंट्रोल करती है। ऐसी सिचुएशन को जनरली मार्शल लॉ कहा जाता है। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया, लेकिन नॉर्मली ऐसी सिचुएशन को मार्शल लॉ कहा जाता है। और ऐसी सिचुएशन में संसद के पास पावर है कि उस एरिया जहां पे मार्शल लॉ लगा है, वहां पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। क्या पर्पस है आर्टिकल 34 का? तो देखिए, पहला, टू अनेबल मिलिट्री टू मेंटेन ऑर्डर इन एक्सट्रीम इमरजेंसी। कि एक्सट्रीम इमरजेंसी जहां होती है, वहां पे मिलिट्री को अनेबल किया जाता है, पावर दिया जाता है टू मेंटेन ऑर्डर। जैसे एक्सट्रीम इमरजेंसी कौन कौन सी? जैसे रिबेलियन हो गया, कोई क्रांति हो गई, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, वॉर हो गया, युद्ध हो गया, या वायलेंट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गया। तो ऐसी कोई भी इमरजेंसी होगी, अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी होगी, तो वहां पे मार्शल लॉ लगा के आर्टिकल 34 को लागू किया जा सकता है। दूसरा पर्पस ये है कि ये आर्टिकल 34 मिलिट्री एंड गवर्नमेंट पर्सनल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ अंडर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में कुछ एक्सट्रीम और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे जो सरकारी पर्सनल है, सरकारी लोग है, या फिर मिलिट्री पर्सनल है, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम किया जाता है। तीसरा जो पर्पस है, टू एंश्योर दैट द डिसिप्लिन एंड ऑर्डर आर क्विकली रिस्टोर इन द अफेक्टेड एरिया। कि कोई भी एक्सट्रीम एरिया हो चुका है, अफेक्टेड एरिया है, वहां पे डिसिप्लिन और ऑर्डर को क्विकली, जल्दी जल्दी रिस्टोर करने के लिए आर्टिकल 34 को लागू किया जा सकता है, मार्शल लॉ को लागू किया जा सकता है। यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 34 अप्लाइज ओनली व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कि भारत के किसी भी कोने में जहां मार्शल लॉ लागू है, वहां पे आर्टिकल 34 को अप्लाई किया जाएगा। और यहां पे मेन बात यह भी है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिस्ट्रिक्टिंग एनी फंडामेंटल राइट इन सच एरिया। कि जहां पे मार्शल लॉ लागू है, वहां पे पार्लियामेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। पार्लियामेंट यहां पे इट मे ऑल्सो इंडेमनीफाई पर्सन, स्पेशली आर्म फोर्सेस के पर्सन, फॉर एक्शन टेकन ड्यूरिंग मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ के दौरान जो भी एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है आर्मी के द्वारा, उसको संसद जो है वो उसको माफी भी करवा सकते, इंडेमनीफाई मतलब बचा भी सकती है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग से। दिस प्रोविजन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन। इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इट इज ऑल्सो टेम्पररी। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। इट कैन ओनली बी यूज इन एक्सट्रीम नेशनल इमरजेंसीज। जब एक्सट्रीम इवेंट होती है, तो उसी में मार्शल लॉ के प्रोविजन इम्प्लाई होते हैं, अप्लाई किए जाते हैं।
चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज मार्शल लॉ। जैसा कि अभी हमने देखा, मार्शल लॉ इज द मिलिट्री रूल, ये एक मिलिट्री रूल है imposed ओवर सिविलियन पॉपुलेशन इन टाइम्स ऑफ ग्रेव क्राइसिस, के जब बहुत जबरदस्त क्राइसिस होती है तो उस टाइम पे किसी एरिया के ऊपर, सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर जब मिलिट्री रूल को इम्पोज किया जाता है तो उसे मार्शल लॉ कहा जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मार्शल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है उससे मार्शल लॉ डिफरेंट है। मार्शल लॉ सस्पेंड सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पेसिफिक एरिया। तो मार्शल लॉ जब लागू होता है तो उस टाइम पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जाता है। वेर एज जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट द एंटायर नेशन और लार्ज पार्ट। जो नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के हिसाब से वो पूरे देश के ऊपर अफेक्ट होता है या किसी बड़े भाग के ऊपर, देश के बड़े भाग के ऊपर लागू किया जाता है। अंडर मार्शल लॉ मिलिट्री अथॉरिटी कैन एज्यूम पुलिस पावर ऑल्सो। जो मिलिट्री अथॉरिटी होती है वो पुलिस का पावर भी एज्यूम कर लेती है। दे कैन इम्पोज कर्फ्यू, कर्फ्यू लगा सकते हैं। दे कैन रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स, दे कैन बैन असेंबलीज, दे कैन सेंसर द प्रेस ऑल्सो। तो मिलिट्री अथॉरिटी यहाँ पे कर्फ्यू लगा सकती है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो भी असेंबली हो सकती है उसे बैन भी कर सकती है और प्रेस के ऊपर भी सेंसर लगा सकते हैं। तो कंप्लीटली यहाँ पे आर्मी के हाथ में शासन आ जाता है। कुछ आइए चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं मार्शल लॉ के, कि देश में कब कब कैसे कैसे मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन लागू हुई थी। तो देखिए पहली बात ध्यान में रखिएगा कि इंडिया हैज नेवर ऑफिशियली डिक्लेयर मार्शल लॉ सिंस इंडिपेंडेंस। जब से आजादी मिली है तब से आज तक इंडिया ने, हमारी सरकार ने कभी भी ऑफिशियली मार्शल लॉ को डिक्लेयर नहीं किया है। बट सर्टेन सिचुएशन रिजेंबल इट इन इफेक्ट, कि कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी जरूर बनी है जहां पे मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन हमको देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ कुछ सिचुएशन यहाँ पे है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। ये सिचुएशन ऐसी बनी थी जब आर्मी के हाथ में पूरा नियंत्रण आ चुका था जो सिविलियन से उस रीजन का। उसके बाद कश्मीर अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, बहुत ही फेमस एक्ट है ये, यहाँ पे भी मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन देखी जाती है। उसके बाद जब इमरजेंसी हुई थी इंडो चाइना एंड इंडो पाकिस्तान वॉर, उस टाइम पे भी सिचुएशन ऐसी हुई थी, बहुत सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन देखी गई थी। पहले बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। मिलिट्री एक्शन इनसाइड द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल के अंदर जो मिलिट्री एक्शन हुआ था, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मिलिट्री एक्शन हुआ था ड्यूरिंग पंजाब इमरजेंसी, ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहां पे हम समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन मार्शल लॉ बन सकती थी। दो इट वॉज नॉट डिक्लेयर एज मार्शल लॉ, मार्शल लॉ इसको मतलब इस घटना को मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी सिविल लिबर्टीज वर सीवियरली कर्टेल, सिविल लिबर्टीज को यहाँ पे बहुत हद तक कर्टेल किया गया था। एंड मिलिट्री टुक ओवर द कंट्रोल ओवर द सिविलियन अथॉरिटी ऑल्सो, कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो मिलिट्री है उसने कंट्रोल ले लिया था। एक दूसरी घटना है कश्मीर अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आप्सा। तो यहां पे भी सो टेक्निकली इसको हम मार्शल लॉ नहीं बोल सकते, वाइल नॉट मार्शल लॉ टेक्निकली, लेकिन आप्सा ग्रांट वाइड पावर टू आर्म फोर्सेस इन डिस्टर्ब एरिया, कि जो डिस्टर्ब एरिया था वहां पे आर्मी को बहुत बड़े पावर दिए गए थे। आर्टिकल 34 कैन बी इन्वॉक इफ मार्शल लॉ इज डिक्लेयर, जहां मार्शल लॉ डिक्लेयर होता है वहां पे आर्टिकल 34 जो है वो इन्वॉक किया जाता है। एक और घटना बनी थी जो है इंडो चाइना वॉर के दौरान, इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान भी ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हुई थी। जैसे कि वाइल नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, लेकिन सिचुएशन इन बॉर्डर एरिया वर नियर मार्शल लॉ, बॉर्डर एरिया के आसपास मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन बनी थी विथ मिलिट्री कंट्रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे मिलिट्री ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, मतलब मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन बनी थी। ये कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए अभी कुछ केस लॉस देख लेते हैं आर्टिकल 34 के। तो पहला केस जो महत्वपूर्ण केस है वो है माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964 का केस है। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी हुई थी और नेशनल इमरजेंसी के दौरान यहाँ पे एक पिटिशन फाइल की गई थी एंड पिटिशनर चैलेंज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि जो भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया था उसको चैलेंज किया गया।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एंड सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द नेचर ऑफ आर्टिकल 34 एंड इट क्लेरिफाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि इट डील्स ओनली विद द मार्शल लॉ नॉट नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 34 के प्रोविजन, मार्शल लॉ के प्रोविजन मार्शल लॉ के दौरान ही लगेंगे, ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान नहीं लग सकते हैं। और दूसरी बात कि मार्शल लॉ इज एनफोर्सेबल इन एक्सट्रीम, ओनली इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ इंटरनल कोलैप्स वेयर सिविल अथॉरिटीज कैन नॉट फंक्शन। मार्शल लॉ वहीं पे लगाया जाएगा जहां पे सिविल अथॉरिटी बिल्कुल काम नहीं कर सकती है। तो यहां से हम क्या टेक अवे ले सकते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 34 एक ऐसी इमरजेंसी प्रोविजन है जो तभी यूज होगी जब कंट्री या रीजन फेस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि जब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होगा तभी आर्टिकल 34 के प्रोविजन जो है वो इन्वॉक इंप्लाई किए जा सकते हैं। तो यहां पे महत्वपूर्ण बात हम आर्टिकल 34 में ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 34 बिकम एक्टिव ओनली व्हेन मार्शल लॉ इज इम्पोज इन पर्टिकुलर एरिया। जब मार्शल लॉ किसी एरिया में इम्पोज किया जाएगा तभी आर्टिकल 34 एक्टिव हो सकता है। ये संसद को पावर देता है टू कटेल फंडामेंटल राइट्स एंड इंडेमनीफाई पर्सन फॉर एक्शन टेकन अंडर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के अंदर किसी पर्सनल ने, मिलिट्री पर्सनल ने कोई एक्शन लिया है तो उसे इंडेमनीफाई करना, उसके लिए संसद को पावर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन मार्शल लॉ, हमारे संविधान ने मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया है, तो इसीलिए मार्शल लॉ जो है ये ऐसा इवेंट है जो कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इट इज डिफरेंट, मार्शल लॉ की घटना आर्टिकल 34 इज डिफरेंट फ्रॉम द इमरजेंसी प्रोविजन जो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में दिए गए हैं, उनसे डिफरेंट है। तो आर्टिकल 34 इज डिफरेंट फ्रॉम इमरजेंसी प्रोविजंस, ये हम बोल सकते हैं। एंड फाइनली इट एम, आर्टिकल 34 के जो प्रोविजन है, इट एम टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी एंड रिस्टोर सिविल ऑर्डर इन सिचुएशन ऑफ चाउस, कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आर्टिकल 34 को एक्टिव किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। हम आर्टिकल 34 को कंक्लूड करने के लिए बोल सकते हैं कि आर्टिकल 34 इज रेयरली यूज्ड बट इट इज वेरी पावरफुल। ये बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है लेकिन ये प्रोविजन बहुत ही पावरफुल है और ये इंश्योर करता है कि मिलिट्री कैन एक्ट इफेक्टिवली व्हेन द नेशन फेस सीवियर इंटरनल थ्रेट, कि जब हमारे देश में बहुत सीवियर नेचर का इंटरनल थ्रेट होता है तब मिलिट्री को पावरफुल हम काम दे सकते हैं और मिलिट्री को इफेक्टिव बना सकते हैं। ये संसद को अथॉरिटी देता है टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्ट दोज एक्टिंग अंडर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के अंदर जो भी काम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये प्रोविजन नेशनल सिक्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को बैलेंस करने की बात करता है। इट एंश्योर दैट एक्शन टेकन इन इमरजेंसीज आर लीगली कवर्ड बट नॉट मिसयूज्ड, कि लीगली कवर्ड हो ऐसे एक्शन लेकिन ये मिसयूज ना हो, ये भी ये एंश्योर करता है, एंश्योर करने की कोशिश करता है। तो ये आर्टिकल 34 है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है आर्टिकल 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन ए है नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट रूल, ऑप्शन सी मार्शल लॉ, ऑप्शन डी फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्शल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 34 power to make law restricting fundamental right lies with whom? The correct answer is option D, Parliament of India. Next question, which of the following statement is true regarding article 34? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 34 इज यूज्ड व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which case discuss the scope of article 34 and martial law? The correct answer is option B, Makhan Singh versus state of Punjab. Next question, which of the following best describe the difference between martial law and national emergency? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्शल लॉ रिप्लेस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विथ मिलिट्री कंट्रोल। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 34 को कंप्लीट करते हैं। Thank you for watching this video. Thank you so much.